हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 8 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चैनल पर 7 मॉडल पेपर राजनीतिक विज्ञान के हल करवा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखा है तो ज़रूर ज़रूर देखें। और आपसे एक विशेष निवेदन है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, सेशन को लाइक करिए। और इसके अलावा एक विशेष सूचना है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर करें। उसमें मैं हर तरह की अपडेट देता रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह और अन्य जो भी अपडेट बोर्ड की तरफ से आती है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र 60 दिन बचे हैं और इस 60 दिनों का जो विद्यार्थी अच्छी रणनीति के साथ हर समय का अच्छा सदुपयोग करेगा, वह विद्यार्थी अंत समय में एक शेर के रूप में दहाड़ेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। और आप सभी ऐसे शेर हो जो 60 दिनों के बाद अपने माता पिता के सामने, अपने गांव के सामने गरजने वाले हो। और मेहनत करिए दोस्तों, मेहनत के बजाय कुछ नहीं है। रातों तक लड़िए और अपने जो मुकाम हासिल करना है उसको पाने के लिए अच्छी मेहनत करिए। तो पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आप मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, और मैं आपको जो संजीव डैश वर्क आती है 85 रुपये उसके लगते हैं, उसका एक एक शब्द याद करवाने वाला हूँ। दोस्तों, एक एक वीडियो को 4-4 5 बार देख लो, हर एक सेशन आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आइए आज के इस सेशन की धुआंधार शुरुआत करते हैं। और आपका हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में के अंदर कितना सदस्य है? वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य है दोस्तों? 120 सदस्य है। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य है? 120 सदस्य है। दूसरा प्रश्न है, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा है? साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा है दोस्तों, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है। और पहले हमारा इससे पहले द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी और इसका विघटन होने के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया? 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया दोस्तों? तो चगई पहाड़ी पर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। और मेरा आपसे सवाल है कि 1998 में भारत ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया? मेरा ये सवाल है दोस्तों, 1998 में भारत ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया? चौथा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा है, कयोटा के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? कब किए गए दोस्तों? 1997 को किए गए। 1997 को कयोटा के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। छठा प्रश्न है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों? 170 देशों ने रियो जो पृथ्वी सम्मेलन है उसमें भाग लिया। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है दोस्तों? 1934 को होता है। कब होता है? 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। नवा प्रश्न है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी बनी? कब बनती है दोस्तों? ये 1964 के अंदर बनती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी। और ये कब बनती है दोस्तों? 1964 में बनती है। 10वां प्रश्न है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई थी? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा सोवियत संघ से भारत ने क्या ली दोस्तों? नियोजन की प्रक्रिया ली। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो सोवियत संघ से ली गई है, जिसे हम रूस कहते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, खेती बाड़ी के औजार के लिए गांव वालों को किस पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता होती है? किस पेड़ की लकड़ी की होती है दोस्तों? आवश्यकता अंगू की होती है। किसकी होती है? अंगू के पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें प्रश्न की। निम्न में से तमिलनाडु राज्य की क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है दोस्तों? डीएमके है। कौन सी है दोस्तों? डीएमके है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। पहला है, पारस्परिक
अपरोध की स्थिति में ने शीत युद्ध काल में युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन ये स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी। पहला है, पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने शीत युद्ध काल में युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी। दूसरा है, व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत है। व्लादिमीर लेनिन है वो पूरी दुनिया में कैसे है दोस्तों, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपको ये पता चल रहा है कि स्टार लग गया है, तो स्टार हमारे कंधों पर भी एक दिन लगने वाला है। जिस प्रश्न पर स्टार लग रहा है वह आप महत्वपूर्ण समझे, याद करने की पूर्णतः अच्छी कोशिश करें, और एक दिन हम हमारे माता पिता के कंधों पर स्टार लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आज भी कर रहे हैं। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समूह 7 के सदस्यों के पास कितनी दोस्तों, 41.29%, 41.29% मत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समूह 7 के सदस्यों के पास 41.29% मत है। चौथा है, 1971 में जिया उर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। 1971 में जिया उर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। और आपको यहाँ पर एक छोटा प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। बांग्लादेश का निर्माण दोस्तों कब होता है, 1971 के अंदर बांग्लादेश का निर्माण होता है। जिया उर रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पांचवें प्रश्न की। इसका पांचवा है, चिपको आंदोलन में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी रही। चिपको आंदोलन में दोस्तों किसकी सक्रिय भागीदारी रह चुकी है दोस्तों, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। और हमारा छठा है, अन्य पिछड़ा वर्ग में शैक्षणिक और सामाजिक रूप में पिछड़े समुदाय की गणना की जाती है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ये एक तो शैक्षणिक रूप से और एक सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में इसकी गणना की जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना क्या है, इसका आंसर है, शीत युद्ध काल में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिकी सहायता मार्शल योजना के नाम से जानी गई है। शीत युद्ध काल में पश्चिमी यूरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिकी सहायता मार्शल योजना के नाम से दी गई थी। दूसरा है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय बाद लगी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने समय बाद लगी दोस्तों, 3 सप्ताह बाद इसको जानकारी मिली थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन है। व्लादिमीर लेनिन है। और एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा प्रश्न है। कौन है दोस्तों, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन है, व्लादिमीर लेनिन है। कौन है, व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है, तो दोस्तों साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। किस विचारधारा पर आधारित है, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। पांचवा है, श्रीलंका को आज़ादी के बाद से ही किस कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका को आज़ादी के बाद से किस कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो जातीय संघर्ष की चुनौती है, उसका सामना करना पड़ता है। श्रीलंका के अंदर अत्यधिक मात्रा में जातीय संघर्ष हो रहे हैं, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये आपका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा दोस्तों 3 जून 1947 को की। दोस्तों ये घोषणा किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी, इसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर बताइए। यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की, ये पूछा है, तो 3 जून 1947 को की। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। सातवां प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक है पीसी महालनोबिस। कौन है दोस्तों, पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक है पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, जमींदार उन्मूलन से होने वाले 2 लाभ बताइए। जमींदारी उन्मूलन से होने वाले 2 लाभ बताने हैं। पहला है, कृषकों का शोषण होना बंद हो गया। यानी इस प्रथा से क्या होता था दोस्तों, कृषकों का क्या होता था, अत्यधिक मात्रा में शोषण होता था। और दूसरा है इसका कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन की मात्रा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। नवा प्रश्न है, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाई गई पर्यावरण आंदोलन का नाम बताइए। यानी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया जो पर्यावरण आंदोलन है उसका नाम बताना है। तो वह था दोस्तों चिपको आंदोलन। कौन सा है, चिपको आंदोलन है। 10वां प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर तथा बाबे आमटे किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से संबंध रखते हैं। किस आंदोलन से रखते हैं, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से ये संबंध रखते हैं।
ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति की प्रमुख समस्या क्या है? गठबंधन की राजनीति की प्रमुख समस्या है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों में राजनीतिक सौदेबाजी की राजनीति करती है। यानी इसके अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अत्यधिक महत्व है। यानी किसी व्यक्ति ने टिकट लेकर के किसी एक पार्टी से जीत तो गया और जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी के साथ वो चला जाता है, तो वह गठबंधन की राजधानी के लिए एक सही नहीं है दोस्तों। तो ये गठबंधन की राजधानी की प्रमुख समस्या ये है कि इसमें क्षेत्रीय पार्टियों में राजनीतिक सौदेबाजी की राजनीति करती है। 12वां है दोस्तों, कौन सा क्षेत्रीय दल राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोधी तथा राज्यों की स्वायत्तता की हिमायती है? कौन सा क्षेत्रीय दल राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोधी तथा राज्यों की स्वायत्तता की हिमायती है? तो ये दोस्तों इसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो राष्ट्रीय दल है वह क्या करता है, हिंदी भाषा का विरोध करता है और क्या करता है, राज्यों की स्वायत्तता की हिमायती करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथे प्रश्न के। आपका चौथा प्रश्न है, वार्सा संधि से आप क्या समझते हैं? वार्सा संधि यानी नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्व यूरोप के साम्यवादी देशों ने सन 1955 में वार्सा सैनिक संधि की और इसमें ये देश सम्मिलित है। दोस्तों वार्सा संधि पहले तो आपको ध्यान में रखना कि कब होती है। वार्सा संधि 1955 के अंदर होती है। ये छोटा प्रश्न आ सकता है, वार्सा संधि कब हुई? 1955 के अंदर होती है। और इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों सोवियत संघ, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है पूर्वी जर्मनी, चौथा है चेकोस्लोवाकिया, पांचवा है हंगरी, छठा है रोमानिया और सातवां है बुल्गारिया। कौन है? बुल्गारिया। बुल्गारिया सातवां देश है। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना वार्सा संधि का मुख्य काम था। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, नाटो कब बना? नाटो कब बना है? शीतकाल में इसमें कितने देश शामिल थे? दोस्तों नाटो का कब बना है? नाटो अप्रैल 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना की गई। छोटा प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई? दोस्तों 1949 के अंदर नाटो की स्थापना होती है और कौन करता है? अमेरिका के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है और जिसमें 12 देश शामिल है। कितने देश शामिल है दोस्तों? नाटो के अंदर 12 देश शामिल है। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है पश्चिम जर्मनी, पांचवा है स्पेन, छठा है पुर्तगाल, सातवां है इटली, आठवां है बेल्जियम, नौवां है नीदरलैंड, 10वां है डेनमार्क, 11वां है नॉर्वे और 12वां है फिनलैंड। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ये इस नाटो के अंदर देश शामिल है और नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन के दो परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के पतन के दो परिणाम क्या है? लिखना है। सोवियत संघ के जो पतन के दो परिणाम अगर लिखित है, पहला है दोस्तों शीत युद्ध के दौर का संघर्ष समाप्त हो गया। शीत युद्ध के दौर का संघर्ष समाप्त हो गया। सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध के दौर का संघर्ष समाप्त हो गया। और दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है। तीसरा है अनेक नए देशों को स्वतंत्रता की पहचान मिलती है। ये इसके दो परिणाम हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए 15 गणराज्यों के नाम लेके। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद दोस्तों कितने गणराज्य स्वतंत्र होते हैं? 15 गणराज्य स्वतंत्र होते हैं। तो पहला गणराज्य है दोस्तों रूसी संघ, पहला है रूसी संघ, दूसरा है दोस्तों कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, सातवां है यूक्रेन, दवा, ओमेनिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये दोस्तों नाम काफ़ी अटपटे लग रहे हैं, मारवाड़ी में कहते हैं नाम काफ़ी अटपटे हैं, तो ये नाम काफ़ी अटपटे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। न जाने आपको एग्जाम के अंदर आ जाए फिर एक दो नंबर आप पीछे रह जाओगे, जिसे हमका मुकाबला है उससे थोड़ा कम रह जाए, वो मुकाबला को टक्कर देनी है। अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, मेहनत करके करना है, किसी के उधर उधर नहीं देखना है। अपन को पेन और कॉपी के अंदर जो हमने मेहनत की है उसको छाप कर आना है। 3.5 घंटों की मेहनत को ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसमें सालों सालों तक याद रखेगी हमारा इतिहास, हम हमारे हाथों से लिखेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न है, श्रीलंका की प्रमुख सफलता क्या है? श्रीलंका की प्रमुख सफलता है दोस्तों, श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया है। दूसरा है इसने जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया
है। तीसरा है, इसने दक्षिणी एशियाई देशों में सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण किया था। चौथा है, श्रीलंका में निरंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही है। श्रीलंका के अंदर निरंतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही है। ये इसके श्रीलंका की महत्वपूर्ण 4 सफलताएं हैं जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। 9वां प्रश्न है हमारा, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाले 2 कठिनाइयों लिखे। यानी दोस्तों आंसर होगा इसका, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली 2 प्रमुख कठिनाइयां। पहला है, महाशक्तियों में अस्त्र शस्त्रों के आधुनिकीकरण के प्रति मोह विद्यमान है। दूसरा है, महाशक्तियों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना भी अभी बनी हुई है। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। 10वां है, आतंकवाद क्या है। आतंकवाद का अर्थ क्या है। आतंकवाद का अर्थ है दोस्तों राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना नागरिक होते हैं। राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना नागरिक होते हैं ताकि समाज में दस दहशत पैदा की जा सके। इसकी चिर परिचित तकनीकी है, जैसे विमान अपहरण करना, भीड़ भरी जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, होटल, बाजार, धर्मस्थल आदि में बम लगाकर विस्फोट करना ही क्या है दोस्तों, आतंकवाद है। नेक्स्ट हम 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन कदमों को उठाना पसंद करेंगे। पर्यावरण, इसका आंसर होगा पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में हम क्या करेंगे, हम वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे तथा वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। पहला इसका है दोस्तों, हम अगर हमें भी पर्यावरण को आंदोलन करना पड़े और उसमें हम स्वयं सेवक के रूप में कदम उठाए तो हमको पहले ये काम करना पड़ेगा, हम वनों की अंधाधुंध कटाई को विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है, खनिजों के अंधाधुंध दोहन के विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। वर्तमान में खनिजों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उनका भी हम विरोध करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, भारत के किन 2 ऐसे क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं। तो इसका दोस्तों आंसर होगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पहला है दोस्तों जो क्षेत्रीय दल है वो है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है जो कभी सत्ता में रहता है और कभी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। ये दोस्तों ऐसा दल है और इसको थोड़ा याद रखना कि द्रविड़ मुनेत्र जो कड़गम है वो किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है बीजू जनता दल। कौन सा दल दोस्तों, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण दल है। कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण दल है। वहाँ का सत्ताधारी दल है। कहाँ का, उड़ीसा का सत्ताधारी दल है। नेक्स्ट बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ भारत का प्रयोग बहुत साहसिक और जोखिम भरा दिखाई दिया, ऐसा क्यों है। इसका आंसर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ भारत का प्रयोग बहुत साहसिक और जोखिम भरा दिखाई दिया। इसके पीछे तर्क निम्न है। यानी देश में विशाल आकार तथा जनसंख्या ने इन चुनावों को असामान्य बना दिया है। देश के विशाल आकार और जनसंख्या ने इन देश के चुनावों को क्या बना दिया दोस्तों, असामान्य बना दिया है। दूसरा है 1952 का चुनाव भारत जैसे देश और अनपढ़ देश के लिए, भारत जैसे गरीब और अनपढ़ देश के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। 1952 का चुनाव भारत जैसे गरीब और अनपढ़ देश के लिए क्या थी दोस्तों, बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि इसके पहले लोकतंत्र यूरोप तथा अमेरिका तथा विकसित साक्षर जनसंख्या वाले देशों में ही था। ये दोस्तों जोखिम भरी व्यवस्था थी, उससे भारत लड़ लिया था और आज हम एक बहुत महान शक्तिशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर निवास कर रहे हैं। हर एक सुविधा आसानी से मिल जाती है, तो अब आपको मेहनत करना है, मेहनत के दम पर सब कुछ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना के प्रमुख कारण लिखिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना के प्रमुख कारण दोस्तों निम्न है। पहला है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्थापित करने और दूसरा है समाजवादी समाज की स्थापना करने तथा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से किन अर्थों में अलग थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पहले के दूसरे अंतर क्या था उसके बारे में हमें बताना है। जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था, वही दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया था। दूसरा है, पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, जबकि दूसरी योजना तेज संरचनात्मक परिवर्तन पर बल देती थी। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आप अच्छी तरीके से दोस्तों, ये छोटा प्रश्न तो बन रहा है। जहाँ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया, कृषि पर अधिक बल दिया गया
था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अधिक बल दिया गया था। पहली योजना का मूल मंत्र था दोस्तों धीरज। क्या था? धीरज। और जबकि दूसरी योजना तेज संरचनात्मक परिवर्तन पर बल देती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? कितने वर्ष बाद कांग्रेस फूट का शिकार बनी? वर्तमान में इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? कितने वर्ष बाद कांग्रेस फूट का शिकार बनी? वर्तमान में इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है? प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। ये दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये सवाल आता है कि प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी था। ये आपको अब से याद रखना है। जब आप नौकरी के लिए बड़े बड़े एग्जाम दोगे तो उसमें यह सवाल आएगा कि प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी था। आज़ादी के 22 वर्ष गुजारने के बाद कांग्रेस में व्यापक फूट हो गई और उससे इस चुनाव चिन्ह को छोड़ना पड़ा तथा वर्तमान में इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है। हाथ नहीं है दोस्तों, हाथ का पंजा है। क्या है दोस्तों? हाथ का पंजा है। आपको ये अच्छा प्रश्न है कि इसका पहले चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस में व्यापक फूट हो गई और उसे उसके बाद इस चुनाव चिन्ह को छोड़ना पड़ता है और वर्तमान में इस दल का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। क्या है दोस्तों? हाथ का पंजा। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। सार्क या दक्षेस की सीमाएं का उल्लेख करना है। इससे पहला है दोस्तों, इस क्षेत्र के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध है। इस क्षेत्र के दो बड़े देश है भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में तनावपूर्ण संबंध है। दूसरा है, सार्क के कुछ देशों का मानना है कि साप्टा के माध्यम से भारत यहाँ के बाजार को हस्तगत करना चाहता है तथा यहाँ की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। सार्क के कुछ देशों का ऐसा मानना है कि साप्टा के माध्यम से भारत यहाँ के बाजार को हस्तगत करना चाहता है तथा यहाँ की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। तीसरा है, दक्षेस के देशों में दक्षिण एशियाई पहचान की कमी है। सार्क देशों की समस्याओं के कारण चीन तथा अमेरिका इस क्षेत्र की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चौथा है, सार्क के अधिकांश देशों के आंतरिक अशांति, अस्थिरता और आतंकवाद इसके विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा बने हैं। सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति, अस्थिरता और आतंकवाद इसके विकास के प्रमुख बाधा बने हैं। इसके अंदर दोस्तों 17वां के अथवा के अंदर जो प्रश्न था, दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा, इसके विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा बने हुए हैं। दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी मामलों को दखल देता है और इन देशों की ऐसी सोच के लिए निम्नलिखित बातें जिम्मेदार है। पहली है, भारत का आकार बड़ा है और वह दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु एवं सैनिक शक्ति संपन्न देश है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों को भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजिमी है। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत का आकार बड़ा है और वह दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु एवं सैनिक शक्ति संपन्न देश है। अगर आपको छोटे प्रश्न के अंदर पूछ ले कि दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु एवं सैनिक शक्ति संपन्न देश कौन सा है, तो वह है भारत और इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों को भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरा है, भारत नहीं चाहता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। भारत की दोस्तों ऐसी सोच भी कदापि है ही नहीं। भारत ऐसा सोचता तक नहीं है। भारत नहीं चाहता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी और इससे छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। तीसरा है, दक्षिण एशिया का भूगोल ही ऐसा है कि भारत इसमें बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमाओं के इर्द गिर्द पड़ते हैं। दक्षिण एशिया का ऐसा भूगोल है जिसमें भारत एक मध्य में स्थित है और इसके पास क्या है, जो देश छोटे देश है वो इसके आसपास में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई हानि पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। ये कैसे हो सकता है? कोई 3 उपाय बताइए।
इसका आंसर होगा वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। ये निम्न प्रकार से संभव हो सकता है। पहला है दोस्तों, विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में निरंतर कमी लाने की एक समयबद्ध तथा बाध्यतामूलक नवाचार का पालन करें। विकसित देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के स्तर में निरंतर कमी लाने की एक समयबद्ध तथा बाध्यतामूलक न्यायाचार का पालन करें। दूसरा है, विकासशील देशों में आर्थिक विकास जारी रह सके और पर्यावरण प्रदूषण न बढ़े, इसके लिए विकसित देशों को स्वच्छ विकास यांत्रिकी परियोजना को चलाने के लिए पूंजी निवेश करना चाहिए तथा विकासशील देशों को इसके लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। तीसरा है, सभी देश ऊर्जा का और अधिक कुशलता के साथ प्रयोग करें। ऊर्जा के असमाप्य संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विकास करें। ये दोस्तों पर्यावरण के बचाने के लिए ऐसा संभव है कि हम विकास तो करें लेकिन विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण भी बचा सके। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके सामने रख दिए हैं मैंने। 18वां का प्रश्न था, अंटार्कटिका महादेशीय क्षेत्र की विशेषता बताइए, इस पर किसका स्वामित्व है, ये भी बताना है। अंटार्कटिका महादेश की विशेषता, अंटार्कटिका महादेश क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है, विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। तीसरा है, स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद जल का 70% हिस्सा इस महादेश में स्थित है, अर्थात ये महादेश हिम और स्वच्छ जल का भंडार है। चौथा है, इसका 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। पांचवा है, इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा विभिन्न पक्षी तथा क्रिल मछली शामिल है। नेक्स्ट हम 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड में 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म होता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर चिपको आंदोलन पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। चिपको आंदोलन के कारण, चिपको आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित था। चिपको आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब वन विभाग ने खेती बाड़ी के लिए औजार बनाने के गाँव वालों को एस्ट्री काटने की अनुमति नहीं दी तथा खेल सामग्री बनाने वाली एक व्यावसायिक कंपनी को ये एक पेड़ काटने की अनुमति प्रदान कर दी थी और इससे गांव वालों में रोष उत्पन्न हुआ तथा कटाई के विरोध में यह आंदोलन उठ खड़ा होता है। दोस्तों जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान थे उनको तो पेड़ काटने से मना कर दिया और एक जो खेल सामग्री बनाने वाली जो एक व्यावसायिक कंपनी थी उसको कहा कि आप पेड़ काट सकते हो। तब इससे किसानों के अंदर एक रोष भाव पैदा हुआ और एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ। दूसरा है, गांव वालों ने मांग रखी कि वन की कटाई का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है, चिपको आंदोलन का एक अन्य कारण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना भी था। ये दोस्तों ये चिपको आंदोलन 1970 के दशक में क्यों खड़ा हुआ, इसके प्रमुख कारण ये थे। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, या तो आपको चिपको आंदोलन पूछेगा या फिर ताड़ी आंदोलन पूछेगा या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन तीनों में से एक प्रश्न तो 101% आएगा। आप तीनों याद करके जाना दोस्तों। पहला है चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तीनों में से एक प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 19वें के 8वें के प्रश्न। अथवा है, भारत में लोकप्रिय जन आंदोलन से सीख के सबकों का मूल्यांकन कीजिए। जन आंदोलन के सबक, यानी जन आंदोलन के द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रमुख सबक निम्नलिखित है। पहला है, जन आंदोलन के द्वारा लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली। दूसरा है, इन आंदोलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था। यानी जन आंदोलन का उद्देश्य था लोकतांत्रिक दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन देशों ने समाज में, यानी इन आंदोलनों ने, यानी जन आंदोलन ने समाज में उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के माध्यम से हल नहीं कर पा रहे थे। चौथा है, समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को इन आंदोलनों ने एक सार्थक दिशा दी। पांचवा है, इन आंदोलनों ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है तथा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। ये दोस्तों इसके प्रमुख कारण थे जन आंदोलन के
बारे में मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है 1980 के दशक में आखिर के वर्षों में आए उन बदलावों का उल्लेख कीजिए जिनका हमारी भावी राजनीति पर गहरा असर पड़ा। 1980 के दशक के आखिरी के सालों में देश में कुछ ऐसे बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार। 1989 के इस चुनाव में कांग्रेस लोकसभा की 197 सीटें ही जीत सकी और केंद्र में भी एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति समाप्त हो गई। दूसरा है मंडल मुद्दे का उदय। मंडल मुद्दे का उदय होता है 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसमें प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद की राजनीतिक में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का ये मुद्दा जिसे मंडल मुद्दा कहा गया छाया रहा। दोस्तों मंडल मुद्दा 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई जो सरकार बनती है उसने मंडल मुद्दा को उठाया और उसका मुख्य कारण था कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उसको 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा है नए आर्थिक सुधार की नीतियां। नए आर्थिक सुधार की नीतियां इस दौर में विभिन्न सरकारों ने आर्थिक सुधार की नीतियों को अपनाया। नए तरीके से आर्थिक सुधार कैसा हो उनकी नई नई नीतियों को अपनाया। नेक्स्ट बात करता हूँ 20वें के जो अथवा केंद्र प्रश्न था उसकी। आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी और इस दौर में इस पार्टी का विकास क्रम का उल्लेख करें। आपातकाल के पश्चात भाजपा की विकास यात्रा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद वर्ष 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है, जो दोस्तों हमारी वर्तमान भारत के अंदर भाजपा की सरकार है। और इसका दोस्तों गठन कब होता है 1980 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में इस भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठन होता है। दूसरा है वर्ष 1984 के चुनाव में भाजपा का लोकसभा में केवल 2 सीटें प्राप्त हुई। दोस्तों उसके बाद 1980 के अंदर गठन होता है और वर्ष 1984 के अंदर जो चुनाव है उनको भाजपा को लोकसभा में केवल कितने सीटें प्राप्त होती है दोस्तों 2 सीटें प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों 1989 के चुनाव में भाजपा ने चुनाव में राम मंदिर बनवाने का नारा दिया। कब दिया दोस्तों 1989 के चुनाव में भाजपा ने चुनाव में राम मंदिर बनवाने का नारा दिया। फलतः इस चुनाव में भाजपा को आशा से अधिक सफलता मिली। भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। किसकी दोस्तों वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। और राम मंदिर का नारा पहले कब लगाया था बनवाने का 1989 के अंदर जो नारा लगा वो 2021 के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों ये सफल नारा हुआ और एक लक्ष्य के रूप में श्री राम के मंदिर का अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका चौथा है 1991 के चुनाव में राम मंदिर बनवाने का नारा भाजपा के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ। 1991 के अंदर जो चुनाव थे उसमें राम मंदिर बनवाने का जो भाजपा का नारा था वो एक विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। 1996 के चुनाव में ये लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 1996 के चुनाव में भाजपा है और लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 1998 के चुनाव में इसने कुछ क्षेत्रीय दलों के गठबंधन कर सरकार बनाई तथा 1999 के चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन ने फिर सत्ता प्राप्त की। उसके बाद दोस्तों सन 2004 से सन 2009 के चुनाव में भाजपा को पुनः अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई और उसके बाद सन 2014 से सन 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। किसके नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी के जो पक्ष में जो प्रधानमंत्री है उनको 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ये आप इन प्रश्नों से आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि जब 1980 के अंदर जो वाजपेयी सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा का गठन किया उस समय चुनाव में इनको सिर्फ कितनी सीटें मिली 2 सीटें मिलती है दोस्तों। कितनी मिलती हैं सिर्फ 2 सीटें मिलती है और वर्तमान में ये भारत के पूरे संपूर्ण भारत के अंदर एक दोस्तों क्या स्पष्ट बहुमत के द्वारा क्या अपनी सरकार बनाई है। तो इससे भी अपनों को एक मोटिवेशनल मिलता है कि अगर जो मेहनत करता है कठिनाई से उनको सफलता 100% मिलती है। 101% उसको सफलता मिलती है, कोई रोक नहीं सकता है। 2 सीटें पहली बार मिली और वर्तमान में भारत के अंदर भाजपा की सरकार बन गई है तो इससे भी अपन को मोटिवेशनल मिलता है। नेक्स्ट हम 21वें प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित को मेल करें। दोस्तों मैंने सीधे ही कर दिया है, आपको ये मेल वगैरह थोड़ा ध्यान में रख लेना। मैंने डायरेक्टली सिंडिकेट क्या है दोस्तों सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है जिसे क्या कहते हैं सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट क्या है दोस्तों
सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह है जिसे हम सिंडिकेट कहते हैं। दूसरा है दल बदल। दल बदल क्या है? कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता उस पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चले जाना क्या है? दल बदल है। दल बदल दोस्तों कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता उस पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चले जाता है तो उसे दल बदल कहते हैं। नारा। नारा क्या है? लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भवन मुहावरा है जिसे हम नारा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा जिससे उनकी सरकार बन गई दोस्तों, और भाजपा सरकार ने श्री राम के मंदिर को बनवाने का नारा दिया जिससे उनकी सरकार बन गई। तो लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भवन नारा है, मुहावरा है, तो वह एक नारा कहलाता है। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने दिया सबका साथ सबका विकास, तो ये भी एक क्या है दोस्तों? मन भवन नारा है जिससे उनकी सरकार बन गई। नेक्स्ट हम है दोस्तों गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद क्या है? कांग्रेस और इनकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों को एकजुट होना गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। कांग्रेसवाद और इनकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधारा के पार्टियों को एकजुट होना क्या कहलाता है? गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। दूसरा है निम्नलिखित को मेल करें। दोस्तों एक है किंग मेकर। किंग मेकर कौन थे? पार्टी के ऐसे ताकतवर नेता जिनका पार्टी संगठन का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति में इनकी विशेष भूमिका होती है जिसे हम कहते हैं किंग मेकर। क्या कहते हैं? किंग मेकर। किंग मेकर क्या है? पार्टी के ऐसे ताकतवर नेता जिनका पार्टी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति में इनकी विशेष भूमिका होती है। दूसरा है त्रिशंकु संसद। क्या है दोस्तों? त्रिशंकु संसद। लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना क्या है? त्रिशंकु संसद है। तीसरा है करिश्मावादी नेता। करिश्मावादी नेता इसका सही है दोस्तों ऐसा नेता जो मतदाताओं को अत्यधिक लोकप्रिय हो उसे कहते हैं करिश्मावादी नेता। चौथा है युवा तुर्क। क्या है दोस्तों? युवा तुर्क। इसका है दोस्तों 1969 में कांग्रेस पार्टी में चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकांत आदि युवा नेताओं को एक समूह क्या है दोस्तों? 1969 में कांग्रेस पार्टी में क्या है दोस्तों? चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकांत आदि युवा नेताओं का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? युवा तुर्क कहते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम और उसकी स्थापना का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम एवं स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न इस प्रकार से स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला है दोस्तों अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941। अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 यानी 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विश्व शांति की स्थापना के आधारभूत सिद्धांतों को व्यवस्था की और इस पर दोनों देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। इसे अटलांटिक चार्ट के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक चार्ट पर हस्ताक्षर कब होते हैं दोस्तों? 14 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विश्व शांति की स्थापना के आधारभूत सिद्धांतों का व्यवस्था की और इन पर दोनों देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। इसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तीसरा है याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945। याल्टा सम्मेलन कब होता है दोस्तों? फरवरी 1945 में। तीन बड़े नेताओं रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने याल्टा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन और उसकी सदस्यता एवं प्रकृति पर विचार किया तथा एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। चौथा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। 26 जून 1945 को इस घोषणा पत्र चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधियों ने तथा पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य रहे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं दोस्तों? तो आपको बताना है 51। कितने हैं? 51 है। नेक्स्ट पांचवा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं। इनके बारे में दोस्तों हमने चर्चा कर ली है। काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको मेहनत के साथ इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है इसमें तो हमें हमारा 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर एक निबंध लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। पहला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 193 है। दूसरा है आधिकारिक भाषाएं और मुख्यालय। आधिकारिक भाषाएं और मुख्यालय सामान्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना। दोस्तों सामान्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ की दो कार्य भाषाएं, सामान्य कार्य भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इनके अतिरिक्त चीनी भी है, अरबी है, स्पेनिश है तथा रशियन भाषाओं का भी मान्यता प्राप्त के मैनहट्टन द्वीप में है। ये दोस्तों को मान्यता प्राप्त है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में, ये पता नहीं क्या है। इसका तीसरा पॉइंट ही है दोस्तों, इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 मुख्य अंग है। कितने हैं दोस्तों? 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग है। पहला है महासभा। महासभा महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विनिमय निकाय है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विनिमय निकाय है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन है दोस्तों? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। दोस्तों इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है। आपको रूस से क्या होता है दोस्तों? रूस से हो गया रूस। रूस से क्या हो गया? रूस हो गया। रूसने के बाद तुम्हारा फेस यानी FACE, यानी एफ का मतलब फ्रांस, ए का मतलब अमेरिका, सी का मतलब चाइना, एफ का मतलब FACE, ई का मतलब इंग्लैंड। तो इससे आपको याद रह जाएगा, रूसने के बाद तुम्हारा फेस देखने लायक होता है यानी रूस, यानी फ्रांस, फिर रूसने के बाद फेस ए अमेरिका, फिर चाइना, फिर और इंग्लैंड। ये याद रखना है। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद के अंदर कितने दोस्तों? 54 सदस्य है, जिनका चुनाव महासभा 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए करती है और इसके लिए 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये परिषद एक स्थायी संस्था है। चौथा है ट्रीटशिप परिषद। ट्रीटशिप परिषद, इस परिषद का उद्देश्य है 11 ट्रस्ट क्षेत्रों में के प्रशासनों की देखभाल करना। ट्रीटशिप परिषद है, इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करना। 1994 तक ये सभी ट्रस्ट स्वतंत्र हो चुके थे। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चयन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा एक साथ ही किया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 9 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश 15 होते हैं और एक न्यायाधीश का कितना कार्यकाल होता है? 9 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। नेक्स्ट छठा है सचिवालय। सचिवालय में महासचिव तथा संघ की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी रहते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को समझे। स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष एकीकरण की प्रमुख चुनौती, ये चुनौतियां 3 रूपों में हमारे देश के नेताओं के समकक्ष आई। दोस्तों ये प्रश्न कई बार हमारे सामने आ चुका है और ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन रहा है और ये लगभग मॉडल पेपरों के अंदर 3-4 बार सामने आ चुका है। पहला है विभाजन, विस्थापना और पुनर्वास तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना परिणामत स्वतंत्रता के बाद दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को अपने अपने घरों को छोड़कर स्थानांतरण के लिए मजबूर होना पड़ा। यह स्थानांतरण त्रासदी भरा रहा। में अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबी भी यहाँ रह रहे थे। इस समस्या का निपटारा भारतीय शासकों ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर किया तथा संविधान में सभी नागरिकों को समान दर्जा देकर देश के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा किया। दूसरा है रजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों का स्वतंत्र होना अपने में एक गहरी समस्या थी। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद भारत की सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर तथा मणिपुर की रियासतों का विलय सरदार पटेल की सूझबूझ, जनता के दबाव तथा भारतीय सेना के माध्यम से किया जा सका। तीसरा है राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय प्रांतों में आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती को हल करने हेतु 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। दोस्तों छोटा प्रश्न आ सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन कब होता है? 1953 में होता
हैं। 1956 में इसकी सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इससे देश में विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली और देश की एकता में सुदृढ़ हुई। देश की एकता भी इससे क्या होती है, सुदृढ़ होती है। इसके अंदर दोस्तों 23वें के अथवा केंद्र प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के मसले ने देश को अलगाववाद की भावना को कैसे पनपाया, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। आज़ादी के बाद की शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। संभावना यह की गई कि अगर हर इलाके के क्षेत्र और भाषा दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की सफलताओं का मूल्यांकन है। दोस्तों, भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप में बदला है। दूसरा है, राजनीतिक और सत्ता के हिस्सेदारी का रास्ता अब एक सीमित अंग्रेजी भाषा अभिजात वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुल चुका है। तीसरा है, भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला है। चौथा है, बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा है और इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। पांचवा है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिलती है। ये दोस्तों आपका 8वां मॉडल पेपर होता है अंत, और इसके अंदर मैंने ये कोटेशन लिखा है कि अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप दिल थाम कर शिद्दत से मेहनत करिए, मंजिल अपने आप अपने कदमों को छुएगी। आपको तो बस मेहनत करनी है। और आपसे मेरा विशेष यह निवेदन है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने आपके परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए एक अच्छे ब्लैक बोर्ड में अच्छे रंगीन चीज़ों को लाता हूँ जिससे आपके आंखों के अंदर इफेक्ट भी कम पड़े। हर तरह की आपके लिए मैं 100% दे रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए मैं 100% दे रहा हूँ, और आपको भी मेरी ये ईश्वर से आशा है कि 100% मिले। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। और इसके अलावा मैं आपको एक विशेष सूचना देता हूं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। और आज के इस सेशन को, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के इस सेशन को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।